वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 कॉमन एरा की बुक से यूनिट नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट का नाम है वैदिक कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन बिगिनिंग्स ऑफ द आयरन एज, मेगालिथिक कल्चर। तो इस वीडियो में हम पहले जानेंगे इस यूनिट की समरी, उसके बाद हम करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल इस चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चंस तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये चैप्टर इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस यूनिट में हम वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। वैदिक पीरियड को हम वैदिक एज भी कह सकते हैं। इस एज का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 500 बीसी तक का था। इस समय में कई धार्मिक किताबें या रिलीजियस टेक्स्ट लिखी गई थी, जिनको हम वेद के नाम से भी जानते हैं, और यही कारण था कि इस पीरियड का नाम वैदिक पीरियड रखा गया। अब हम जानेंगे आर्यन कौन थे और कहाँ से आए थे। इसके ऊपर कई लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे मैक्स मूलर की थ्योरी। तो मैक्स मूलर की थ्योरी कहती है कि आर्यन साउथ रशिया और सेंट्रल एशिया के बीच से कहीं से आए थे। तो इससे ये बात साबित होती है कि आर्यंस जो थे वो इंडिया के नहीं थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो इंडिया के थे कौन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी लोग थे वो इंडिया के ही लोग थे। तो ऐसा नहीं था कि जो आर्यंस थे वो एक बार में सारे के सारे आर्यंस इंडिया में आ गए थे। जो आर्यंस थे वो कुछ वेव्स में आए थे, हमें नहीं पता वो कितने वेव्स में आए या कितने सालों तक कितने वेव्स में आते रहे। लेकिन जब आर्यंस इंडिया में आए तो इंडिया में उस समय कुछ लोग थे जिनका नाम था, जिन्हें हम कहते थे दसायु या दास्यु, DASYU। तो उन लोगों के बीच में और आर्यंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें आर्यंस जीत गए और उसके बाद आर्यंस इंडिया में ही सेटल हुए। तो एक बात याद रखना, जब भी मैं कहूँगा इंडिया तो उसका मतलब होगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि उस समय इन सबको मिला के एक इंडिया कहा जाता था। तो आर्यंस आए थे इंडिया में 1500 बीसी में। तो उस समय कहा जाता था उस पीरियड को, या तो हम उस पीरियड को कह सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड। तो हमारे चार, मैंने बताया था कि हमारे 4 वेद होते हैं, जिन वेद में से पहला वेद जो है वो ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में ही ऋग्वेद लिखा गया है। ऋग्वेद 2 शब्दों से बना है, ऋग प्लस वेद। ऋग का मतलब होता है प्रेज और वेद का मतलब होता है नॉलेज। प्रेज को कह सकते हैं प्रशंसा और नॉलेज हमारा ज्ञान। तो ऋग्वेद के अंदर संस्कृत के कुछ श्लोक दे रखे हैं, संस्कृत में कुछ कविताएं दे रखी है। ये सारे भगवान को प्रेरित हैं। तो मतलब जो ये संस्कृत में जो जो भी हाइमन्स हैं, पोएम्स हैं, वो गॉड के ऊपर लिखी गई है। तो हमें कई इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं और रिलीजियस टेक्स्ट से हमें पता लगा है कि उस समय अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, सोम और बहुत सारे भगवानों को माना जाता था। तो अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक इकोनॉमी, कि उस समय की इकोनॉमी कैसी थी। तो हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी थी वो अर्बन बेस्ड सोसाइटी थी, मतलब वहाँ पे शहरी व्यवस्था थी। लेकिन जो ऋग्वेदिक के जो लोग थे वो शहरी व्यवस्था नहीं थी उनकी, इनकी व्यवस्था थी ग्रामीण व्यवस्था। ये लोग ज़्यादा पशुपालन करा करते थे। पशुपालन के बाद ये खेती की ओर ध्यान दिया करते थे। तो पशुपालन में भी सबसे ज़्यादा जो पशुओं का नाम लिया गया है या माना जाता था उस समय, वो थी काऊ। जिस तरह काऊ को आज एक होली एनिमल माना जाता था, उस समय में भी काऊ का एक दर्जा ऊपर था। काऊ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल उस समय में हॉर्स माना जाता था। उस समय जो काऊ के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, और काऊ को ही वेल्थ का एक सिंबल माना जाता था। ऋग्वैदिक इकोनॉमिक के बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक सोसाइटी। तो उस समय की जो सोसाइटी थी वो आज की सोसाइटी से प्रेरित है। उस समय जैसे कि एक जैसे आज एक फैमिली को एक यूनिट माना जाता है,
और परिवार का मुखिया एक पिता को मानते हैं। और जैसे आज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, बिल्कुल ठीक उसी तरह उस समय में भी सोसाइटी में एक यूनिट एक फैमिली थी और परिवार का मुखिया पिता को माना जाता था और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। लेकिन क्या उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब ये है कि उस समय लड़कियों को या औरतों को कोई आज़ादी नहीं थी? तो ऐसा कहना गलत होगा। उस समय लड़कियों को, औरतों को आज़ादी थी। उस समय वो सिलाई बुनाई का काम किया करती थी। और अगर पूछा जाए कि क्या ऋग्वैदिक सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज होती थी, तो आप लिखोगे नहीं, उस समय ऐसा कोई भी चाइल्ड मैरिज का एविडेंस हमें नहीं मिला है। अब हम जानेंगे ऋग्वैदिक पॉलिटी के बारे में। तो उस समय जो सारी पॉलिटिकल पावर थी, वो उस समय राजा के पास थी। राजा को हम राजा को उस समय राजन भी कहा जाता था। जो उसका मुख्य काम था वो था कि अपने पशुओं की रक्षा करना, लड़ाइयाँ लड़ना और अपने कबीले की तरफ से भगवान की पूजा करना। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक रिलीजन के बारे में। उस समय उस समय बहुत सारे भगवानों पर विश्वास किया जाता था। ऋग्वैदिक रिलीजन में बहुत सारे भगवानों पर विश्वास किया जाता था, जिनमें से इंद्र सबसे मुख्य नाम है। तो इंद्र को माना जाता था स्वर्ग का देवता, और उन्हें ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता था, जिसको हिंदी में पुरंदर कहा जाता है। तो इंद्र को मानते हैं बारिश का देवता। इंद्र के बाद जो सबसे बड़ा नाम, यानी जो सबसे बड़ा गॉड मानते थे उस समय, वो थे अग्नि। ऋग्वेद पीरियड में मानते थे कि जो अग्नि होती है, जो आग होती है, वो हर चीज को प्योरीफाई कर देती है, हर चीज को शुद्ध कर देती है। और यही कारण था कि उस समय लोगों को दफनाया नहीं जाता था, उस समय लोगों को जलाया जाता था। इसके बाद हम वरुण के बारे में पढ़ेंगे। वरुण द गॉड ऑफ एयर जिन्हें कहा जाता था। आ, और इसके अलावा जो नाम है वो है सोम। सोम को कहते थे गॉड ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा भी चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थी आर्यंस के बारे में जानना, और आर्यंस के बाद ऋग्वेदिक के बारे में जानना, जो कि कॉमनली पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैंने भी कवर करा दिया है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये यूनिट नंबर 4 है, और मैंने यूनिट 1, 2, 3 तीनों ही करवा चुका हूँ। उसमें भी मैंने समरी करवाई थी और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप वो तीनों यूनिट भी देख लें, और उसके बाद ये यूनिट 4 भी पूरा का पूरा देखें। और साथ ही अगर आप इसके कुछ नोट्स बना सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, हु वर द आर्यंस? इवैल्यूएट द वेरियस थ्योरीज विथ रिगार्ड टू द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। तो पहले तो समझिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्यंस कौन थे, और जो आर्यंस के ओरिजिनल होम, यानी आर्यंस जो जहां से आए थे उनका असली घर कहाँ था, उसके ऊपर कई लोगों ने थ्योरीज दे रखी है। उन थ्योरीज को डिस्कस करें। ये क्वेश्चन कई बार और कई साल पूछा गया है, वो भी लगातार। लेकिन अगर जब आप इसे बुक में ढूंढने बैठेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको सही से ना मिले। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कई बुक में से ढूंढ के निकाला है। तो मैं इस आंसर के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, और आपको उन्हीं पॉइंट्स को एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हम बताएंगे कि आर्यंस कौन थे। तो आप लिख सकते हैं आर्यंस के रिलेटेड, द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स हाई बर्थ। द टर्म आर्यंस एसोसिएटेड विद द पीपल हु स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। They were horse rider and nomadic tribal peoples. These people are called Rigvedic Aryans because they brought with them earliest portion of collection of hymns as Rigved. तो मेरे कहने का मतलब है, यानी जो मेरा आंसर कहता है उसके मुताबिक आर्यंस का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है हाई बर्थ। हाई बर्थ का मतलब होता है उच्च जन्म। और इसके बाद आंसर कहता है कि जो आर्यंस है, वो वो उन लोगों के एक समूह को कहा जाता है जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते थे।
वो घुड़सवार थे और साथ ही वो खाना बदोश थे। वो खाने की तलाश में इधर से उधर भटका करते थे और वो ट्राइब्स में रहते थे, ट्राइब्स यानी कबीले। तो जो ये लोग थे, इन्हें ऋग्वेदिक आर्यंस कहा जाता था। इसके पीछे कारण ये है कि ये लोग ऋग्वेद अपने साथ लेकर आए थे। तो आर्यंस को एक्सप्लेन करने के बाद हम पहुंचेंगे आर्यंस के ऊपर दी हुई कुछ थ्योरीज। वेरियस स्कॉलर्स सजेस्टेड थ्योरीज रिगार्डिंग टू ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। तो बहुत सारे विद्वान लोग थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी और उन्हीं थ्योरीज को हम अब बात करेंगे। तो जो पहली थ्योरी है उसका, तो मैं जो थ्योरीज बताता जा रहा हूँ उसको आपको करना क्या है कि वो पॉइंट वाइज लिखने हैं और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो जो पहला पॉइंट है वो होगा सेंट्रल एशिया एज आर्यन होम। तो आपको इस थ्योरी के बारे में लिखना है कि ये थ्योरी मैक्स मूलर ने प्रपोज की थी। मैक्स मूलर एक जर्मन स्कॉलर थे। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। तो मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया या फिर साउथ रशिया के बीच में से कहीं इंडिया आए थे और उनके यहाँ आने का मकसद लड़ाई या इन्वेजन नहीं था। उनके यहाँ आने का मकसद था सिर्फ अपनी डिमांड को फुलफिल करना। उनकी डिमांड यानी वो खाना बदोश थे, तो खाने की तलाश में इंडिया की ओर आए थे। आप इस पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं कि ये थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा मान्य करार दी गई है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है तिब्बत होम थ्योरी। तिब्बत होम थ्योरी दी है दयानंद सरस्वती के जी ने। दयानंद सरस्वती हमारे इंडिया के ही थे जिन्होंने जिन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। और ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उन्होंने तिब्बत होम थ्योरी दी थी। उन्होंने तिब्बत उन्होंने कहा है कि आर्यंस जो थे वो तिब्बत से बिलोंग करते थे और ऐसा कहने के पीछे कारण ये था कि जैसे तिब्बत में सूरज और आग की पूजा होती है, वैसे ही आर्यन भी सूरज और आग की पूजा करते थे। और यही बात उन्होंने साथ ही उन्होंने बताया है कि जैसे तिब्बत के लोग फ्लोरा और फ्योना यानी पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों की पूजा किया करते थे, वैसे ही ऋग्वेद के लोग, ऋग्वेद में ये मेंशन है, ऋग्वेद की जो बुक है उसमें ये चीजें मेंशन है कि आर्यंस सूर्य की सूर्य की, आग की और फ्लोरा और फ्योना की पूजा किया करते थे। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है आर्किट होम थ्योरी। आर्किट होम थ्योरी दी गई है बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने अपनी बुक द आर्किट होम इन वेद्स में लिखा है कि जो जो आर्यंस थे वो नॉर्थ पोल से आए थे। तो जो अब का नॉर्थ पोल है वहां आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि जब नॉर्थ पोल ठीक था लेकिन उसके बाद वहां पे क्लाइमेटिक चेंजेस आने लगे, तो आर्यंस ने सोचा कि हम नॉर्थ पोल से मूव कर जाए। तो उन्होंने उन्होंने ये कहा कि वो नॉर्थ पोल से इंडिया की ओर बढ़े क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने के कारण। तो इसके बाद जो चौथी थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है सप्त सिंधु थ्योरी। सप्त सिंधु थ्योरी दी थी एसी दास ने। उन्होंने अपनी ऋग्वेदिक इंडिया की बुक में से बताया था कि आर्यंस जो थे वो असली में पंजाब के लोग थे और वो पंजाब के लोग धीरे धीरे इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ने लगे। लेकिन इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत बताया गया क्योंकि जो पंजाब की लैंड है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है और आर्यंस जिस जिस हिस्से में गए थे वो हिस्से पंजाब से अच्छे नहीं थे, बल्कि कहीं ना कहीं वो हिस्से नीचे कोटि के थे। मतलब कहीं पे बंजर मिलेगा तो कहीं पे रेत मिलेंगे, लेकिन जो पंजाब का हिस्सा है वो एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है। तो इस थ्योरी को अमान्य करार दे दिया गया कि सप्त सिंधु थ्योरी एक गलत थ्योरी की रूप में मान ली गई। इसके बाद जो आखिरी थ्योरी जो मैंने अपने आंसर में दी है वो है इन्वेजन थ्योरी। इन्वेजर थ्योरी दी थी ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन्होंने इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए कहा कि जो आर्यंस थे वो यूरोपियंस ही थे। वो यूरोप से इंडिया में आए और जो इंडिया के असली लोग थे उनको हरा दिया और उन्हें हराने के बाद उनका रूल्स यानी उनका कल्चर, आर्यंस का कल्चर फैला। और उनका ये भी कहना था कि जो यूरोपियंस यानी वो आर्यंस को यूरोपियंस ठहर बता रहे थे
और उन्होंने ही संस्कृत लिखी और उनका ही ये ऋग्वेद है। असली में ये इन्वेजन थ्योरी ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए दी थी और इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए दी थी। तो ये आंसर यहीं खत्म होता है। आपको करना क्या है कि इस आंसर को नोट डाउन कर लेना है एक कॉपी पे, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको एक बार घर से खुद करके जानी है, ताकि जब आप एग्जाम में लिखने के लिए बैठे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेदिक जो पीरियड था उसमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो हमें बस सिंपली बताना है कि उस समय सोशल और इकोनॉमिक पीरियड कंडीशंस कैसी थी। तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि सोशल कंडीशंस ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड एज फॉलोज। तो पहले हम बताएंगे सोशल कंडीशंस के बारे में। तो हमें इसमें भी पॉइंट वाइज लिखना है। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट के अंदर आपको लिखना है कि वो लोग ट्राइब्स में रहते थे, उनके कबीले हुआ करते थे, और जो एक बेसिक यूनिट था उनका वो था फैमिली। यानी वो एक अलग अलग परिवार में रहा करते थे, और जो उनकी फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली रहती थी। तो पहले पॉइंट में आपको इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, और इसके बाद मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है पैट्रियार्चल सोसाइटी, यानी मेल। आप पैट्रियार्चल सोसाइटी को सिंपल शब्दों में कह सकते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी पुरुष वर्चस्व सोसाइटी। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि जो उनकी फैमिली में फादर हुआ करते थे, वो फादर हेड ऑफ द फैमिली माने जाते थे। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आएगा वो होगा वुमेन पोजीशन, यानी वहां पे जो औरतें थी उनकी सोसाइटी में क्या पोजीशन थी। तो आपको लिखना है कि दे enjoys फ्रीडम। वो वो इंडिपेंडेंट थी, और वो ऑक्यूपेशंस भी क्या करती थी। ऑक्यूपेशन में जैसे हो गया स्पिनिंग, वीविंग, नीडल वर्क, सिलाई का काम, सिलाई बुनाई, इन सब का काम वो किया करती थी। इसके बाद आपको जो लिखना है वो है नेचर। तो नेचर जो उनकी सोसाइटी नेचर क्या थी, वो पेस्ट्रोल एंड ट्राइबल इन नेचर थी। मतलब कि जो उनकी सोसाइटी थी वो एक देहाती सोसाइटी थी, और कबीले के ऊपर सोसाइटी बनी थी। अब आपको लिखना है रिलीजन। तो रिलीजन में आपको लिखना है कि वो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे, जिनमें से आप कुछ भगवान के नाम लिख सकते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। और एक बड़ी बात, जो वो भगवान थे वो मूर्ति पूजा वाले नहीं थे। यानी मतलब वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं किया करते थे। उनको जो मटेरियल नेचर से मिला है वो उनकी पूजा किया करते थे। जैसे हो गया इंद्र, तो इंद्र को मानते थे गॉड ऑफ रेन, यानी बारिश के देवता। तो बारिश हमारी नेचर से रिलेटेड है, तो उनकी पूजा किया करते थे। अग्नि यानी आग, वो आग की पूजा किया करते थे। हवा यानी वरुण, तो वो हवा की पूजा किया करते थे। और इसी तरह सोम यानी प्लांट से रिलेटेड गॉड, तो वो प्लांट्स की पूजा किया करते थे। अब आखिरी पॉइंट है पॉलिटी। यानी पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में थी उस समय। तो वो थी राजन यानी किंग के हाथों में। और जो किंग की ड्यूटी थी वो थी अपनी ट्राइब्स की रक्षा करना, अपने कैटल्स को बचाना, और ट्राइब्स के बिहाफ पर गॉड्स की पूजा करना। अब कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि सोसाइटी के बारे में बताइए, और मैं बता रहा हूँ रिलीजन के बारे में और पॉलिटी के बारे में। तो याद रखिए, एक सोसाइटी के अंदर हर चीज कंबाइन होती है, रिलीजन भी, पॉलिटी भी। तो इसीलिए मैंने सोसाइटी के अंदर रिलीजन और पॉलिटी का पॉइंट भी लिया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे इकोनॉमी, यानी ऋग्वेदिक टाइम में इकोनॉमी कैसी थी। तो आप इकोनॉमी में आपको लिखना है पेस्टोरल इकोनॉमी, यानी जो ये इकोनॉमी थी वो रूलर बेस्ड इकोनॉमी थी। अब अगर आपको नहीं पता कि रूलर बेस्ड इकोनॉमी क्या होता है या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। रूलर बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो वहां पर ट्रेड नहीं हुआ करते थे,
मतलब जो पैसा कमाते थे या अपना पेट भरते थे वो ट्रेड यानी व्यापार की तरीके से नहीं किया करते थे। वो जैसे देहात में जैसे गांव में काम होता है, पैसा कमाया जाता है, उसी तरीके से काम हुआ करते थे। तो अगला पॉइंट आएगा एग्रीकल्चर। तो खेती क्या करते थे? खेती में वीट, बार्ले, नट्स उगाया करते थे। एग्रीकल्चर के बाद का जो आखिरी पॉइंट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। वो पशुपालन क्या करते थे? पशुपालन में भी जो गायें होती थी उनको वो पहले तो काऊ को होली एनिमल मानते थे, और फिर काऊ हो गई, शीप हो गई, गॉट हो गई, वो इन सभी जानवरों का डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज किया करते थे। और उसके बाद हॉर्स, मैंने बताया कि वो हॉर्स राइडर्स थे, वो घुड़सवार थे। वो आने जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया करते थे, तो वो हॉर्स को भी पाला करते थे। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही बताना है, पहले सोसाइटी के बारे में बताना है, फिर इकोनॉमी के बारे में बताना है। सबसे अच्छी चीज आपके लिए ये होगी कि आप इन सभी को पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से बात क्लियर हो जाती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आखिरी क्वेश्चन है, राइट द एसे ऑन लेटर वैदिक इकोनॉमी। तो ये पार्ट मेरे से मिस हो गया था यूनिट की समरी में, लेटर लेटर वैदिक इकोनॉमी के बारे में। तो अब मैं बताऊंगा लेटर वैदिक इकोनॉमी के बारे में, और इसी को आपको आंसर की फॉर्म में लिखना है। तो तो जो ऋग वैदिक पीरियड था उसे हम बोलते थे अर्लिक वैदिक। अर्लिक लेटर वैदिक पीरियड को हम एपिक एज के नाम से भी जानते हैं। एपिक एज, अगर आपको पता है, आपको शायद पता होगा कि हमारे दो एपिक हैं, पहला रामायण और दूसरा महाभारत। ये दोनों एपिक इसी पीरियड में लिखी गई थी, लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई थी। तो जो अब की लेटर वैदिक पीरियड है वो अर्ली वैदिक पीरियड से थोड़ा सा अलग है। इस समय की भी सोसाइटी में फैमिली एज अ यूनिट थी, जो फादर है वो एज अ हेड है। लेकिन अब जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके अंदर कास्ट सिस्टम आ गया था। हमने जब स्टार्टिंग में ऋग वैदिक पीरियड पढ़ा था तो मैंने उसमें कहीं भी आपको कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं बताया होगा। लेकिन जो अब है यानी लेटर वैदिक पीरियड में अब कास्ट सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो गया। तो चार तरीके की कास्ट जो डेवलप हुई, पहला ब्राह्मण्स, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो जो ब्राह्मण्स थे वो प्रीस्ट और टीचर्स को कहा जाता था, जो पूजा करने वाले लोग थे, यानी जो जिन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण। और दूसरा टीचर्स को ब्राह्मण्स के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो जो दूसरी कास्ट थी वो थी क्षत्रिय। क्षत्रिय के अंदर रूलर्स और सोल्जर्स को लिया गया। क्षत्रिय के अंदर रूलर्स और सोल्जर्स को लिया गया। रूलर्स वो थे जो कि शासक हुआ करते थे, और सोल्जर जो उनके सिपाही। और उसके बाद जो तीसरी कास्ट थी वो थी वैश्य। अब वैश्य के अंदर वो लोग थे जो कारीगर्स यानी आर्टिशियंस और फार्मर्स यानी किसान लोगों को इंक्लूड किया गया। जो आखिरी कास्ट थी वो थी शूद्रस की। जो शूद्रस के थे उनको सबसे नीचे कोटि के माना जाता था। वो जो शूद्रस में वो लोग आते थे जो कि अनएजुकेटेड थे, वो जो पढ़े लिखे नहीं थे, और जो इन तीनों कास्ट की सेवा किया करते थे। तो सोसाइटी में तो जो एक नई चीज डेवलप हुई थी वो थी कास्ट सिस्टम। तो जो अब चीफ ऑक्यूपेशन, तो पहले जो ऑक्यूपेशन था वो था ज्यादा जो पहले ऑक्यूपेशन था वो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, वो फार्मिंग की ओर ज्यादा ध्यान देने लग गए। और उन्होंने जो मेजर चेंजेस आए फार्मिंग में वो थे कि वो पहले वुडन प्लव यानी लकड़ियों के जो हल हुआ करते थे उसको यूज किया करते थे। लेकिन ये था आयरन एज, और इस एज में उन्होंने किया आयरन प्लव का यूज, यानी जो लोहे से बने हल थे उनको यूज करना उन्होंने शुरू किया। तो इसके बाद रिलीजन में भी कुछ चेंज आया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि वो लोग इंद्र की पूजा किया करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे, सोम की पूजा किया करते थे, वरुण की पूजा किया करते थे। तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, ये सारी चीजें हमें नेचर से मिली है या हमें नेचर देती है। लेकिन अब के जो गॉड आए, यानी उन्होंने जो गॉड को मानना शुरू किया अब लेटर वैदिक पीरियड में, वो थोड़े अलग थे।
वो हो गए विष्णु, पशुपति, प्रजापति। अब जैसे ये विष्णु है, प्रजापति है, पशुपति है, तो ये गॉड्स जो थे वो नेचर, मतलब हमें नेचर से ये मटेरियल्स नहीं थे। ये गॉड जो थे ये, अब कह सकते हैं इन्होंने खुद डेवलप किए या मानना शुरू किए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और ये वीडियो भी खत्म होता है। लेकिन एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर यूनिट 1, 2 और 3 आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्योंकि वो यूनिट बहुत आसान है और कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।